दे दिल की तुम दवा हो, जाने जाना जाने वफा हो। आज भारत के उस सबसे पहले सुपर हीरो की जिसकी आवाज सुनकर बच्चे सब कुछ छोड़कर खींचे चले आते थे टीवी की ओर। और यही कलाकार जब भीष्म पितामह के किरदार में आया तो उसने रामायण के इस किरदार को अमर कर दिया। आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। एक ऐसा गजब का टैलेंटेड हीरो जिसकी बेहतरीन अदाकारी और दमदार आवाज ही बन गई थी उसकी खास पहचान। शांति, अगर घर का मर्द बिगड़ जाए तो सिर्फ एक नस्ल बर्बाद होती है, लेकिन अगर एक औरत बिगड़ जाए तो उस घर की 7 नस्लें तबाह हो जाती हैं। 7। लेकिन हिंदी सिनेमा का ये कलाकार जो तमाम मेहनत और शिद्दत के बाद हीरो तो बना लेकिन नहीं बन पाया सुपरस्टार। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने सुमन को हर दुख हर तकलीफ से दूर रखा कि किसी भिख मंगे लावारिस के हाथों उसे सौंप दूं? ऐसा क्या हुआ कि प्रतिभा कूट कूट कर भरी होने के बावजूद भी इस अभिनेता को अमिताभ की डुप्लीकेट कॉपी कहकर कर दिया गया रिजेक्ट। एक ऐसा आरोप है जो मेरे पीछे सालों से पड़ा है। तो मैं हमेशा से मना करता आया हूँ, आज भी मना करता हूँ कि मैंने किसी भी एक्टर की एक्टिंग कॉपी करने की कोशिश कभी नहीं की। और कैसे अमिताभ बच्चन के एक बयान ने तबाह कर दिया था इस एक्टर का पूरा फिल्मी करियर। आना के किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, पर इतने तो गुनहगार नहीं हम। मरे एक सिपाही की मौत, क्या इसके भी हकदार नहीं हम? बात करेंगे कैसे फिल्मों में फ्लॉप और सीरियल में नाम बनाने वाले इस एक्टर को चढ़ गया था सफलता का ऐसा नशा कि खुद को समझ बैठा था भगवान, जिसके बाद खाने के हो गए थे लाले। हम बात कर रहे हैं बड़ों के भीष्म पितामह और बच्चों के शक्तिमान मुकेश खन्ना की। लेकिन प्रतिभा के बेहद धनी मुकेश खन्ना क्यों कभी सुपरस्टार नहीं बन पाए? क्यों जब वो डायलॉग बोलते थे तो लोग उन्हें राजकुमार की कॉपी कहते थे, जब वो एक्टिंग करते थे तो लोग उन्हें अमिताभ का डुप्लीकेट कहते? कैसे सब कुछ तबाह होने के बाद टीवी सीरियल शक्तिमान ने उन्हें ऐसी पहचान दिलाई जिसकी छवि से वो कभी बाहर नहीं आ पाए। न तो मैं कोई अवतार हूँ, ना कोई फरिश्ता, बुराई का दुश्मन हूँ, सच से है मेरा रिश्ता। दुश्मन मेरी बुराई है, बुरे इंसान नहीं। मानोगे गर मेरी बात तो इसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर मुकेश खन्ना को ऐसा नशा चढ़ा कि वो कभी भी किसी को भी कुछ भी कह देते थे, जिसकी वजह से अब वो हमेशा विवादों में रहते हैं। बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा से लेकर कपिल शर्मा और रणवीर सिंह से लेकर टाइगर श्रॉफ तक मुकेश खन्ना से जुड़े ऐसे विवाद जिसने उन्हें मुश्किलों में डाल दिया। वहीं घमंड और ईगो से भरे इस अभिनेता ने क्यों छोड़ दिए ऐसे ऐसे रोल जिसे करके वो सुपरस्टार बन सकते थे? और सबसे बड़ी बात, आखिर वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से हर दिल पर राज करने वाले शक्तिमान सीरियल को बंद कर दिया गया? इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मुकेश खन्ना के शुरुआती जीवन के बारे में। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। रंग का इलाका शेर की गुफा की तरह है, जहां आने वालों के पांव के निशान तो मिलते हैं मगर जाने वालों के पांव के निशान नहीं मिलते। मुकेश खन्ना का जन्म 23 जून 1958 को मुंबई में हुआ था। मुकेश खन्ना के पूर्वज मुल्तान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम था मुल्कराज खन्ना और मां का नाम था रानी खन्ना। 1947 में बंटवारे के बाद उनका परिवार बॉम्बे यानी कि आज के मुंबई में आ गया था। वो 4 भाई में सबसे छोटे थे। मुंबई के मरीन ड्राइव पर घर था। जॉइंट फैमिली थी, सब साथ ही रहते थे। मुकेश खन्ना को शुरू से एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इंजीनियर बनना चाहते थे। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में उन्होंने बीएससी किया।
इस दौरान उन्हें क्रिकेट खेलना बेहद पसंद था। वो गेंदबाजी में इन स्विंग डालते थे और खुद की तुलना कपिल देव से करते थे। मुकेश खन्ना को एक्टिंग से रूबरू करवाया उनके बड़े भाई जग्गी खन्ना ने। मुकेश को तो एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके भाई को था। लेकिन जब घर वालों ने जग्गी की शादी करा दी तो वो अपने भाई को एक कलाकार के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुकेश खन्ना को एक्टिंग करने के लिए काफी प्रोत्साहित किया। वैसे अंदर की बात है माँ, घंटी उधर भी बची हुई है। खन्ना के एक और भाई ने उन्हें लॉ कॉलेज ज्वाइन करने की सलाह दी। वहां उन्होंने LLB की पढ़ाई की। 3 साल के कोर्स के दौरान उन्होंने कॉलेज में प्ले और ड्रामा में भाग लिया। वहां मुकेश खन्ना को पहली बार लगा कि वो एक्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया पुणे में दाखिला लिया। नसीरुद्दीन शाह और शक्ति कपूर उनके क्लासमेट थे। मुकेश खन्ना मानते थे कि एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी है उसकी दमदार आवाज, और यही वजह है कि मुकेश खन्ना ने अपनी आवाज पर खूब काम किया, अलग से प्रशिक्षण भी लिया, और जब वो बोलते तो लोग उनकी तुलना राजकुमार से करते। जबान ऐसी तवायफ होती है जो मुजरा करना बंद नहीं करती, कभी हमारे सामने कभी दूसरों के सामने। इसे घमंड कहें या फिर खुददारी, लेकिन मुकेश खन्ना अपने उसूलों पर जीने वाले व्यक्ति हैं और उनके अंदर ये झलक उनके फिल्मी करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक नजर आता है। पढ़ाई पूरी करके जब मुकेश खन्ना फिल्मों की तलाश में थे, तभी उनके भाई वेद खन्ना ने अपनी फिल्म इंसान से उन्हें डेब्यू करने का ऑफर दिया था, लेकिन मुकेश ने वो फिल्म ये कहकर ठुकरा दी कि वो नहीं चाहते कि कोई उन पर एहसान करे। उन्हें अपने एक्टिंग के दम पर रोल चाहिए था, ना कि किसी की सिफारिश से। भाई के ऑफर को ठुकरा देने के बाद वो निकल पड़े अपने दम पर हीरो बनने। इसके बाद उन्होंने कई जगह ऑडिशन दिया और फाइनली वो एक फिल्म के लिए चुन लिए गए, जिसका नाम था खूनी। हालांकि विडंबना ये थी कि ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं हो पाई। शूटिंग के दौरान मुकेश खन्ना अपनी पहली फिल्म को लेकर बेहद खुश हुए, लेकिन शूटिंग के दौरान ही फिल्म डायरेक्टर की मौत हो गई, जिसकी वजह से ये फिल्म अटक गई। भले ही ये फिल्म ना बन पाई हो और मुकेश खन्ना के लिए ये बेहद निराशाजनक रहा हो, लेकिन इस फिल्म से उन्हें इतना फायदा तो हो गया कि इंडस्ट्री के लोगों को पता चल गया कि अब एक लंबा चौड़ा नया एक्टर मार्केट में आ गया है। खूनी फिल्म तो नहीं बन सकी, लेकिन उसके बाद मुकेश खन्ना को एक के बाद एक कई फिल्में मिल गयी और इस तरह से साल 1981 में आई फिल्म रूही से मुकेश खन्ना ने आखिरकार डेब्यू कर लिया। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि रूही उनकी 15वीं साइन की हुई फिल्म थी, लेकिन सबसे पहले रिलीज हो गई। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। इसके बाद साल 1982 में उनकी फिल्म आई वक्त के शहजादे। ये फिल्म भी फ्लॉप रही। उनकी 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। बावजूद इसके उन्हें काम मिल रहा था। लोग उनके कद काठी देखकर उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से कर रहे थे। मुकेश खन्ना को उस समय खूब टीवी एड भी मिलना शुरू हो गए थे। ये वो दौर था जब उस समय अमिताभ बच्चन का दौर था। वो हिट फिल्में दे रहे थे। एक रोज अमिताभ बच्चन कोई फिल्म देख रहे थे, तभी मुकेश खन्ना का एड आ गया। मुकेश खन्ना को देखते ही अमिताभ बच्चन ने कहा, साला कॉपी करता है। बस फिर क्या था, अगले दिन यही लाइन अखबार की सुर्खियों में छाई हुई थी। बोलता अमित जी ने हमको देखा ऐसा उतरते होते, साला कॉपी करता है मेरी। अब मेरे जैसा अकड़ू बोलूं या अहमी बोलूं या सेल्फ रिस्पेक्ट बना, मैंने ऐसे पागल कभी बोलेंगे, सब बोला उन्होंने। अब वो चीज मेरे यहाँ पर रह गई। क्योंकि ये बात अमिताभ बच्चन ने कही थी, इसलिए अब लोगों ने भी इसे नोटिस करना शुरू कर दिया था। अब लोगों को भी ऐसा लगने लगा था कि वाकई मुकेश खन्ना अमिताभ की नकल करते हैं। हालांकि ये फिल्मी डायरेक्टर की सोच थी कि वो अमिताभ के निभाए हुए किरदार से मिलता जुलता रोल मुकेश खन्ना को देते थे। इसमें बेचारे मुकेश खन्ना का कोई दोष नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अब लोग मुकेश खन्ना को गरीबों का अमिताभ बच्चन कहना शुरू कर चुके थे। साल 1983 में एक फिल्म आई दर्द दिल, जिसमें मुकेश खन्ना को ऐसा किरदार दिया गया मानो अमिताभ बच्चन की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर चल रही हो। यहाँ तक कि फिल्म ने उनका पहनावा, चाल ढाल और स्टोरी भी अमिताभ की फिल्म जैसी ही थी। इस फिल्म में उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी वो चल नहीं सकी और बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद मुकेश खन्ना की 1984 में आई फिल्म कैप्टन बैरी और 1985 में मुझे कसम है फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। ये अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट होने का ही टैग था, जो लगातार उन्हें फ्लॉप साबित कर रहा था। लोग उन्हें अमिताभ से कंपेयर करते,
जिसकी वजह से अब धीरे धीरे लोगों का ध्यान उनसे हटना शुरू हो गया। यहाँ तक कि अब फिल्म डायरेक्टर भी उनसे दूरी बनाने लगे थे। अब मुकेश खन्ना का सुपरस्टार बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया और नतीजा ये निकला कि वो 2 साल तक घर पर ही बैठे रहे। काम मिलना बंद हुआ तो लोग उन्हें पार्टीज में जाने की नसीहत करने लगे। उनके करीबी कहते कि पार्टीज अटेंड करो, तभी लोगों से जान पहचान होगी, फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। लेकिन खुददार मुकेश खन्ना का हमेशा से यही मानना था कि काम के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। उन्हें साइड हीरो के रोल मिल रहे थे जिसे उन्होंने नहीं किया। वैसे मैं जिंदा जरूर हूँ, मगर मेरी जिंदगी मौत से बदतर है। भाई को घर पर बैठा देख जग्गी खन्ना को काफी तकलीफ होती थी। एक रोज वो बड़े भाई मुकेश खन्ना की शो रील लेकर यश चोपड़ा को दिखाने गए। उस शो रील में मुकेश खन्ना की एक्टिंग से जुड़ी क्लिप्स थीं। यश चोपड़ा को उनका काम तो पसंद आया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे मुकेश खन्ना को बेहद दुख हुआ था। उन्होंने कहा कि जब हमें फॉरेन लिकर मिल रहा है तो कंट्री लिकर क्यों ले। उनके कहने का मतलब ये था कि जब मेरे पास अमिताभ और विनोद खन्ना जैसे स्टार हैं तो मैं मुकेश खन्ना जैसे नए नवेले एक्टर को अपनी फिल्म में क्यों लूं। साल 1978 से लेकर 1985 तक दर्जनों फिल्मों में काम कर चुके मुकेश खन्ना 2-3 साल तक घर पर ही बैठे रहे, जिसके बाद 1988 में उनके पास टीवी सीरियल महाभारत का ऑफर आया। ये वो ऑफर था जिसने मुकेश खन्ना को नई दिशा दी। हालांकि महाभारत में भी उनके काम करने को लेकर भी एक दिलचस्प वाकया है। फिल्मों से दूर जब मुकेश खन्ना घर पर खाली बैठे थे, तभी उनके पास गूफी पेंटल की कॉल आई। गूफी पेंटल वही शख्स हैं जिन्होंने महाभारत में शकुनी का रोल निभाया था। एक हाथ खेलने का अवसर मिल जाए भांजे। वो महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर भी थे। उन्होंने मुकेश खन्ना से महाभारत में काम करने के लिए पूछा। इधर खाली बैठे मुकेश खन्ना के लिए ये ऐसा ऑफर था मानो सूखी बंजर पड़ी जमीन पर बारिश की बूंदें पड़ गई हों। मुकेश ने तुरंत हाँ कह दिया। जब उन्हें BR चोपड़ा ने पूछा कि वो कौन सा किरदार निभाना चाहते हैं तो उन्होंने कर्ण या अर्जुन का किरदार निभाने की बात कही, लेकिन BR चोपड़ा उन्हें दुर्योधन का किरदार देना चाहते थे। अब यहाँ भी मुकेश खन्ना का ईगो सामने आ गया। उन्होंने उस किरदार को ये कहकर निभाने से मना कर दिया कि वो नेगेटिव रोल नहीं करेंगे। उनका चेहरा हीरो वाला है। विलन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता। विलन मेरे को मारेगा, मैं ऐसे टर्न करूंगा और बोलेगा कम करो, मैंने कहा कम नहीं करूंगा। अब इसके बाद उन्हें गुरु द्रोणाचार्य का किरदार मिला, जिसके लिए मुकेश खन्ना ने हाँ कर दी। लेकिन इसी बीच कुछ और हुआ जिससे BR चोपड़ा टेंशन में आ गए। दरअसल इस सीरियल में विजयेंद्र घाटके को भीष्म पितामह का रोल दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। अब BR चोपड़ा ने मुकेश खन्ना को भीष्म पितामह का गेटअप लेने के लिए कहा और जब मुकेश खन्ना उस गेटअप में आए और डायलॉग बोलना शुरू किया तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। हे विधाता, तू किस किस को मेरा प्रतिद्वंदी बना रहा है? सावधान वत्स, सावधान। BR चोपड़ा समेत सबको ये बात समझ आ गई कि इस किरदार को मुकेश खन्ना से बेहतर कोई नहीं कर सकता है और ऐसा हुआ भी। जब मुकेश खन्ना ने ये किरदार निभाया तो इतिहास रच दिया। जो सफलता वो फिल्मों में ढूंढ रहे थे उन्हें महाभारत में भीष्म पितामह का रोल करके मिल चुकी थी। जानता हूँ कि जो बाण मेरी छाती का लहू पी रहे हैं वो तेरे बाण हैं अर्जुन, तेरे। जब वो भीष्म पितामह के किरदार गरजते हुए डायलॉग बोलते तो दर्शकों की खूब तालियां बजती। धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न जलाओ। ये सिंहासन जल जाएगा ये सिंहासन। इस किरदार से मुकेश खन्ना को न सिर्फ शोहरत मिली बल्कि इतना मान सम्मान मिला जिसका उन्हें शायद ही अंदाजा रहा हो, और उन्होंने इस किरदार को ऐसा दिल से लगाया कि फिर दोबारा कभी अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाए। भीष्म बनकर उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली उसे अपनी असल जिंदगी में भी निभाया और कभी शादी नहीं की। यहाँ तक उन्होंने खुद की कंपनी खोली जिसका नाम भी भीष्म इंटरनेशनल रखा। हालांकि इससे पहले वो अर्जुन का किरदार निभाना चाहते थे। मुकेश खन्ना एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अर्जुन का रोल और बेहतर तरीके से कर पाता क्योंकि मैंने महाभारत पूरी पढ़ी है। मुझे हर किरदार का मर्म पता है। हालांकि जो होता है उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है। अगर मैं अर्जुन का रोल करता तो एक सीक्वेंस में मुझे बृहन्नला बनना पड़ता।
मुझे ये कतई मंजूर नहीं था कि मैं औरत की वेशभूषा में नजर आऊं, इसलिए जो हुआ ठीक हुआ। महाभारत में भीष्म पिता का किरदार दर्शकों के साथ साथ मनमोहन देसाई को भी काफी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने मुकेश खन्ना से अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। हालांकि उन्होंने ये फिल्म भी इसलिए ठुकरा दी क्योंकि इसका किरदार भी नेगेटिव था। भीष्म पितामह का रोल करने के बाद उन्होंने एक और टीवी सीरियल में काम किया जिसमें उन्होंने विश्वामित्र का किरदार निभाया। अब मुकेश खन्ना का नाम हो चला था, जिसके बाद वो एक बार फिर फिल्मों की ओर लौटे, लेकिन इस बार वो हीरो बनकर नहीं बल्कि उन्होंने साइड रोल किया। 1991 में आई फिल्म सौदागर में मुकेश खन्ना ने दिलीप कुमार के बेटे का किरदार निभाया। हालांकि ये अलग बात है कि इस फिल्म में उन्हें कुछ खास नोटिस नहीं किया गया। वहीं 1991 में आई फिल्म सौगंध में मुकेश खन्ना नजर आए। इस फिल्म से अक्षय कुमार डेब्यू कर रहे थे। इसमें मुकेश खन्ना ने हीरोइन के बाप का किरदार निभाया। फिल्म में ठाकुर के किरदार को मुकेश खन्ना ने बखूबी निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। प्यार करना अगर पाप नहीं होता तो दुनिया में औरतों के लिए पर्दा नहीं होता और लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करते। प्यार अगर पाप नहीं होता तो तुम उसे छुपकर नहीं करते। 1992 में एक मल्टी स्टारर फिल्म आई जिसका नाम था तहलका। ये वो फिल्म थी जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज खलनायक अमरीश पुरी डोंग बने थे। फिल्म में मुकेश खन्ना ने एक आर्मी अफसर का किरदार निभाया था और अपने छोटे से रोल से ही सबका दिल जीत लिया। ये फिल्म खूब हिट रही। इस फिल्म के बाद वो एक और मल्टी स्टारर फिल्म में नजर आए जिसका नाम था यलगार। इसमें उन्होंने खुद से 20 साल बड़े अभिनेता फिरोज खान के बाप का किरदार निभाया था। हालांकि उन्होंने इसमें दाढ़ी लगाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इनका खूब मजाक बना था कि वो फिरोज खान के बाप किसी भी एंगल से नहीं दिखाई देते थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म मेरी अना, कुंदन, रानी और महारानी में काम किया, लेकिन ये फिल्में कुछ खास नहीं कर सकी। 1994 में उन्होंने एक साथ कई फिल्में की जिसमें आग, आंधी और तूफान, आओ प्यार करें और अमानत जैसी फिल्में शामिल थी। फिल्म अमानत में मुकेश खन्ना के डायलॉग को खूब पसंद किया गया। अपने बाप पर हमला करवाकर जो बेटा 10 लाख रुपए लूटने के लिए इंसानियत को भूल सकता है, खून के रिश्तों को भूल सकता है, ऐसे नालायक बेटे का अपने बाप की दौलत पर कोई हक नहीं होता, कोई हक नहीं होता। इसके बाद एक और मल्टी स्टारर फिल्म आई बेताज बादशाह, जिसमें उन्होंने दिग्गज अभिनेता राजकुमार के साथ काम किया। इसके बाद उनकी फिल्म आई मोहब्बत की आंधी। इस फिल्म में भी मुकेश खन्ना के डायलॉग ने सबका ध्यान आकर्षित किया और लोग इनकी तुलना राजकुमार से करने लगे। दुनिया की हर चीज बदल सकती है मगर राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की जबान नहीं बदल सकती। हम जबान देकर मुकरते नहीं, तुम्हारे बाप की तरह वादा खिलाफी नहीं करते हम। इसके बाद वो कई और फिल्मों में नजर आए, लेकिन ये फिल्में कुछ खास नहीं कर सकी। साल 1995 में बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना की फिल्म बरसात आई। इस फिल्म में दोनों ने ही अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में मुकेश खन्ना ने बॉबी देओल के पिता का किरदार निभाया था। ये न भूलिए साहिब जी, बेटे के सामने उसका ये बाप भी खड़ा है और कोई गोली ऐसी बनी ही नहीं जो इस सीने को भेद कर मेरे बेटे को छू भी सके। वहीं साल 1996 में एक फिल्म ऐसी भी आई जो मुकेश खन्ना की छवि से हटकर थी। ये फिल्म थी हुक्मनामा। इस फिल्म में पहली बार मुकेश खन्ना रोमांटिक हीरो के रूप में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इसकी वजह रही फिल्म का रोमांटिक होना। मुकेश खन्ना खुद मानते हैं कि वो रोमांस करने के लिए नहीं बने हैं। इसी साल एक और फिल्म आई जिसका नाम था जवाब। इसमें वो राजकुमार के साथ दिखाई दिए। इस फिल्म के डायलॉग भी जबरदस्त हिट हुए। मुकेश खन्ना ने एक ऐसे गजब के डायलॉग बोले जिससे उन्होंने राजकुमार जैसे दिग्गज अभिनेता को टक्कर दी। यहाँ तक कुछ जगह पर वो राजकुमार पर भी भारी पड़ते नजर आए। बोलो बोलो सोनी, क्या चाहिए तुम्हें? कितनी कीमत चाहिए तुम्हें उस हरामजादे को मेरी सुमन से दूर रखने के लिए? इसके बाद मैदानी जंग, पथरीला रास्ता, पांडव, नजर के सामने और पुलिस वाला गुंडा जैसी फिल्में आई जिसमें मुकेश खन्ना नजर आए। वहीं माधुरी दीक्षित की एक फिल्म आई राजा जो सुपरहिट रही। मुकेश खन्ना ने इस फिल्म में गजब का अभिनय किया। इस फिल्म के गाने भी खूब पसंद किए गए। जरा फिर से कहना। इसके बाद मुकेश खन्ना कुछ और फिल्मों में नजर आए। उन्होंने रेशमा, वीर, हिम्मत, ताकत, हिम्मतवर, बाल ब्रह्मचारी, स्मगलर और जगन्नाथ जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सभी फ्लॉप रहीं। हालांकि इन फिल्मों में उन्होंने साइड रोल ही किया था। इसके बाद 1997 में उनकी वो फिल्म रिलीज हुई जो उनके करियर की पहली फिल्म थी और डायरेक्टर की मौत की वजह से टल गई थी। हालांकि ये फिल्म 17 साल बाद रिलीज हुई। फिल्म में इतना वक्त लग जाने की वजह से इसका असर उसकी कमाई पर भी पड़ा और ये फिल्म भी
औंधे मुंह गिरी। मुकेश खन्ना की एक फिल्म आई जिसका नाम था शक्तिमान। इसमें उन्होंने अजय देवगन के साथ काम किया था। ये फिल्म तो हिट नहीं हुई, लेकिन फिल्म का टाइटल जरूर मुकेश खन्ना के दिमाग में हिट कर गया। इस फिल्म में वो शक्तिमान के पिता बने थे, फिर आगे चलकर वो खुद शक्तिमान बन गए। भीष्म पितामह के बाद मुकेश खन्ना के करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट टीवी शो शक्तिमान रहा। शक्तिमान बनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। मुकेश बताते हैं कि मेरे पड़ोस का एक बच्चा दिन भर सुपर हीरो वाले छोटे छोटे खिलौनों से खेलता रहता था, उसे नहलाता धोता भी था। मैंने सोचा कि हमारे यहाँ कोई सुपर हीरो वाला कैरेक्टर क्यों नहीं है। फिर मेरे और मेरे एक दोस्त के दिमाग में शक्तिमान का कॉन्सेप्ट आया। हालांकि इसे बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, सुपर हीरो वाले शो का बजट ज्यादा होता था। फिर मुझे एक सज्जन मिले, मैंने उनसे 75 लाख उधार लिए। उन्होंने मुझसे कोई ब्याज नहीं लिया। 1-2 सालों के अंदर ही मैंने उनके पैसे चुका दिए। इस शो ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खास तौर से बच्चों ने इसे काफी पसंद किया। शाम होती ही गली मोहल्ले में सन्नाटा फैल जाता था। सारे बच्चे टीवी के पास दिखाई देते थे। धीरे धीरे शो की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि हर ओर शक्तिमान ही छाया था। शक्तिमान ने बच्चों के दिलों पर राज तो किया ही, बल्कि पूरे मार्केट में भी फैल गया। अब हर कोई शक्तिमान दर्शाती हुई चीज ही खरीदना चाहता था। भीष्म पितामह के बाद ये दूसरा ऐसा मौका था जब मुकेश खन्ना को लोगों ने बहुत प्यार किया। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि उन्हें विदेश में भी पहचान मिली। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर शक्तिमान इतना हिट होने के बावजूद अचानक बंद क्यों हो गया। शक्तिमान 1997 में टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था। 2005 में अचानक इसे बंद कर दिया गया। दरअसल इसके पीछे की 2 वजहें थी। पहला ये कि सीरियल इतना हिट हुआ था कि बच्चों को ऐसा लगने लगा था कि शक्तिमान की ताकत और ये जादुई दुनिया असलियत में है। वो छत से कूदने लगे ताकि शक्तिमान उन्हें बचाने आए। धीरे धीरे ये हादसे बढ़ते चले गए, जिसकी बाद में आलोचना होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। वहीं शो के बंद होने की दूसरी वजह कुछ और ही बताई गई, जिसे खुद मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया। मुकेश खन्ना ने एक बार बताया था कि दूरदर्शन वालों ने उनसे काफी ज्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए थे। इस वजह से उनका नुकसान होने लगा था। दरअसल उस समय दूरदर्शन पर पहले सीरियल चलवाने के लिए प्रोड्यूसर को खुद पैसे देने होते थे। दूरदर्शन तय करता था कि उसे कितने पैसे लेने हैं। 104 एपिसोड्स पूरे होने पर दूरदर्शन ने चार्जेस बढ़ाते हुए 10,08,000 रुपए कर दिया। शुरुआत में ये अमाउंट 2,08,000 था। मुकेश खन्ना के लिए ये घाटे का सौदा साबित होने लगा, इसलिए उन्होंने शो को अचानक बंद करने का फैसला किया। बोलते सर 104 एपिसोड के बाद में फीस जो है वो 1.5 गुनी हो जाती है हमारे यहाँ पर। मैंने कहा सर आप तो सक्सेस को पिनलाइज कर रहे हैं। तो कई कुछ ट्राई किया, लेकिन अल्टीमेटली फिर मुझे लॉस होने लगा, तो मैंने शक्तिमान को निकाल दिया। हालांकि इसके बाद एक एनिमेटेड सीरीज भी आई और एक फिल्म भी आई, हमारा हीरो शक्तिमान। शक्तिमान के बाद मुकेश खन्ना ने एक और फिक्शन स्टोरी पर काम किया जिसका नाम था आर्यमान ब्रह्मांड का योद्धा। लेकिन ये सीरियल कुछ खास नहीं कर सके। इन सब के बाद मुकेश खन्ना ने महाभारत कथा, चंद्रकांता, महायोद्धा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा और सौतेला जैसे कई टीवी सीरियल में काम किया। हालांकि इसमें से उनका कोई भी किरदार शक्तिमान जैसी शोहरत न दे सका। सीरियल के अलावा उन्होंने फिल्म में काम करना नहीं छोड़ा। वो लगातार फिल्मों में भी साइड रोल करते रहे। लेकिन साल 2018 के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अपना YouTube चैनल बनाना चाहिए। बस फिर क्या था, तब वो वहीं आकर वीडियो बनाने लगे। हालांकि वो उसमें उल जलूल वाहियात बातें भी करने लगे। इस चैनल पर भी वो भीष्म पितामह और शक्तिमान से ऊपर नहीं उठ पाए। मुकेश खन्ना अब लगातार विवादित बयान देने लगे, जिसकी वजह से वो एक लेजेंडरी कलाकार से एक घमंडी और बड़बोले वाले अभिनेता के तौर पर स्थापित हो गए। वो कभी भी किसी को भी नीचा दिखाने लग जाते। वो हर रोज शक्तिमान से जुड़े वीडियो डालने लगे। कभी वीडियो में यूँ होता कि शक्तिमान मूवी आ रही है, कभी वो बताते कि शक्तिमान कौन बनेगा, कभी वो अगले ही वीडियो में किसी एक्टर की बेइज्जती करते कि ये शक्तिमान बनने लायक नहीं है, और कभी वो बताते कि शक्तिमान की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मुकेश खन्ना की इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। हालांकि वो ये कह चुके हैं कि जल्द ही शक्तिमान दर्शकों के सामने होगा, लेकिन
लेकिन शक्तिमान से पहले उन्होंने कुछ ऐसा बना डाला जिसमें एक्टिंग भी उन्होंने ही की और गाना भी खुद ही गाया। अब ये अच्छा था या बुरा, हम आपके विवेक पर ही छोड़ देते हैं। मुकेश खन्ना अपनी पूरी जिंदगी शक्तिमान और भीष्म पितामह की छवि से बाहर नहीं आ सके। वो अब तक खुद को असलियत का सुपर हीरो ही समझते हैं, जो उनके बयानों से साफ झलकता है। उन्हें कुछ पसंद है तो वो खुद मुकेश खन्ना। एक बार तो उन्होंने महाभारत की पूरी कास्ट को छिछोरा बोल दिया, सिवाय खुद के। पूरी महाभारत में सब छिछोरे पड़े पड़े, माफ करना, ये अर्जुन, शर्जुन, दुर्योधन। कभी वो सलमान, अक्षय और शाहरुख पर वार करते तो कभी एकता कपूर और कपिल शर्मा पर। कभी वो रणवीर और टाइगर श्रॉफ को कमतर आंकते हैं तो कभी सोनाक्षी सिन्हा की परवरिश पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। ओपनली कहा था कि न शाहरुख, न अजय देवगन, न अक्षय, न टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान, बिकॉज जो फेस चाहिए शक्तिमान का वो इनमें से किसी के पास नहीं। मुकेश खन्ना लड़कियों को लेकर भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि जो लड़कियां फिजिकल होने की बात लड़कों से करती हैं, वे लड़की नहीं हैं, वो धंधा कर रही हैं। ऐसी बात एक कोई सभ्य समाज की लड़की नहीं करेगी। वहीं मी टू मूवमेंट पर भी उन्होंने कहा था कि दिक्कत तब से शुरू हुई है जब से महिलाओं ने बाहर निकलकर काम करना शुरू किया है। इन बयानों के लिए उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा और कई बार ट्रोल किए गए। तो दोस्तों, ये थी मुकेश खन्ना की जिंदगी से जुड़ी वो कहानी जो बताती है कि कैसे हिट और फ्लॉप के दौर से गुजरते हुए मुकेश खन्ना आज एक ऐसे अंधकार में चले गए हैं जहाँ से वो खुद को ही सूरज समझकर उजाला लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मुकेश खन्ना अपने टैलेंट को और आगे काम में लगाते तो शायद वो आज जहां हैं उससे कहीं आगे दिग्गज लोगों की श्रेणी में नजर आते। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मुकेश खन्ना को उनके घमंड ने खत्म कर दिया या फिर ये उनका आत्मसम्मान और उसूल था जिसकी वजह से उन्हें 1-2 सीरियल छोड़ दिए जाए तो वो मुकाम कभी नहीं हासिल हुआ जो एक बड़े एक्टर को हासिल होता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड सिने बायोग्राफी देश के पहले सुपर हीरो मुकेश खन्ना के लंबी जिंदगी और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और की बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखें।